नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। देश में 14.5 करोड़ पेट भरती है खेती किसानी, और इसी खेती किसानी से ही भारत चलता है। इनमें से 70% छोटे किसान हैं, यानी इनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। नाबार्ड की साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर किसान पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है। यह हालात तब हैं जब केंद्र और राज्य सरकारें हर साल 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी किसानों को देती है। मौका किसान दिवस का है और देश में नए कृषि कानून को लेकर आंदोलन भी जारी है। हर पार्टी खुद को किसानों का हिमायती बताने में लगी हुई है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी इतनी सब्सिडी देने के बाद, कर्ज माफी, फसल बीमा जैसे फैसलों के बावजूद आखिर क्यों नहीं सुधर रही है किसानों की हालत? आखिर कब तक किसानों पर सिर्फ सियासत होती रहेगी? तस्वीरें भोपाल के नीलम पार्क की है, जहां विधानसभा सत्र के ठीक 4 दिन पहले किसान दिवस पर किसान संगठनों ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस के नेता अवनीश भार्गव भी मौजूद रहे, जो बताते हैं कि आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में अभी से जुट गई है। कांग्रेस के सभी विधायक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जमा होकर विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे। ये सभी ट्रैक्टर और ट्रॉली के जरिए विधानसभा तक पहुंचेंगे। इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को सौंपी गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सारी तैयारियों पर खुद नजर रख रहे हैं। 28 तारीख को कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, लिहाजा कांग्रेस की कोशिश अपनी ताकत दिखाने की है। हमारा देश का अन्नदाता, देश के किसान विरोधी काले कानून को लेकर दिल्ली में और देश के अन्य क्षेत्रों में संघर्ष कर रहा है। 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ में हम लोग करने जा रहे हैं। इधर बीजेपी संगठन और सरकार दोनों ही स्तर पर किसानों की नाराजगी कम करने की कोशिश में है। बीजेपी संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसान सम्मेलन के जरिए कृषि कानून की खासियत लोगों को बताई, तो सरकार किसान हित में किए गए कामों का हवाला दे रही है। किसान को कीमत तय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसान अपनी मर्जी का मालिक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। प्रशासन के स्तर पर भी आंदोलन न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। किसान दिवस पर प्रदर्शन से पहले पुलिस ने दबाव इतना बढ़ा दिया कि कई किसान नेताओं को अंडरग्राउंड होना पड़ा। प्रदर्शन स्थल नीलम पार्क में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। सरकार का दावा है कि कोरोना काल के बावजूद शिवराज सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। 82,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ किसानों को दिया। फसल बीमा योजना के तहत 8,646 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। उद्यानिकी फसलों की 100 करोड़ की बीमा राशि दी गई। सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ की राशि दी गई। 6,815 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3,200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। खेती के लिए बिजली कनेक्शन में सरकार की ओर से 14,804 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। पिछले 8 महीने में 8,000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। जाहिर है बीजेपी हर तरीके से किसानों को अपने पाले में रखना चाहती है। किसानों को धोखा देने वाले, कर्जा माफी का जुमला देने वाले, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले, ये किसानों के लिए ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, धोखा दिया किसानों को, इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाया, धक्का दिया है। जो 20 और 40 और 60 हजार से बीजेपी जीती है, उसका परिणाम है कि किसानों के ये जो बिल है मोदी जी लाए हैं, ये किसानों के हित में, इसलिए किसानों ने उस पर मोहर लगाई है, उसी की हमारी जीत है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पत्र का जवाबी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देते हुए कृषि मंत्री से तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आखिर में ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर ग्वालियर की है, जहां किसानों का पैसा खाकर फरार होने वाले व्यापारी बलराम के मकान की नीलामी की गई और 2 किसानों का पैसा चुकाया गया। दूसरी तस्वीर विदिशा की है,
जहां शमशाबाद से बीजेपी विधायक राजश्री रुद्रप्रताप सिंह ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर किसानों को पर्याप्त बिजली मिलने की मांग की थी। आकांक्षा शर्मा के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और ग्वालियर में हुई एक कार्रवाई में नए कृषि कानून का असर दिखा है। प्रशासन ने किसानों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले व्यापारी का मकान नीलाम कर दिया। नीलामी से मिले पैसों से 2 किसानों को भुगतान किया गया। भीतरवार ब्लॉक के बाजना गांव का व्यापारी किसानों के 40 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। ग्वालियर में ही धान खरीदी में घोटाला सामने आने के बाद ट्रांसपोर्टर कृष्णपाल और पप्पू कंसाना और समिति प्रबंधक मदन तिवारी पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने NSA के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव बनाया। ग्वालियर में ही सामने आए एक अन्य मामले में किसान की जमीन का फर्जी अनुबंध पत्र दिखाकर जालसाज ने 60 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और इसी तरह गुना में भी किसानों से ठगी का मामला सामने आया है। बमोरी के म्याना इलाके के किसानों से एक व्यापारी ने गांव जाकर फसल तो खरीद ली, लेकिन भुगतान कैश की जगह चेक से किया गया। किसान चेक लेकर बैंक पहुंचे तो 18 किसानों के चेक बाउंस हो गए, जिससे किसान नाराज हो गए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, कानून में बदलाव हुआ तो उसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विजय, देखिए जो तीनों मामले हैं, कम से कम तीनों मामले में FIR दर्ज की गई है। अब नए कृषि कानून के तहत प्रावधान किया गया है या फिर वाकई में जो FIR दर्ज की जानी चाहिए उसी के तहत दर्ज की गई है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकता है। पर लेकिन खासकर अगर बात करें तो ग्वालियर की जो कार्रवाई है वो वाकई काबिल तारीफ है। जिस तरीके से किसानों की धान का पैसा व्यापारी ने हड़पा था, उसके बाद में व्यापारी की जो संपत्ति थी उसको नीलाम करने के बाद में किसानों का भुगतान किया गया है। हालांकि 2 किसानों का भुगतान हुआ, पर कम से कम एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के प्रशासन के द्वारा की गई है। और मध्य प्रदेश वो जमी है जहां पर पूरे देश में जब किसान आंदोलन चल रहा है तो कम से कम किसानों को इस बात की समझाइश देने की कोशिश लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार के द्वारा की जा रही है कि देश में जो कृषि कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है। लिहाजा आज की कार्रवाई को भी कृषि कानून से जोड़कर देखा जा रहा है। तीनों जगह FIR दर्ज की गई है। एक जगह नीलामी की कार्रवाई की गई थी जहाँ पर किसानों के भुगतान की बात है, क्योंकि पूरे देश में अगर बात की जाए तो सबसे पहले किसानों से संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से किया था। 35 लाख किसानों से शुरुआत की थी, जिनके खाते में 1600 करोड़ की राशि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाली थी। और आने वाले 25 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस पर 18,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है 9 करोड़ किसानों के खाते में डाली जाएगी। यानी कि मध्य प्रदेश लगातार इस बात की कोशिश में लगा है कि पूरे देश में ये समझाया जाए कि नई कृषि कानून जो बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है। लिहाजा किसान कानून का विरोध करने वाले जो है वो बिल्कुल भी किसान हितैषी नहीं किए जा सकते। तीनों घटनाएं अपने आप में काफ़ी दुखद घटनाएं। फसलों को बेचने के बाद में जिस तरीके से भुगतान नहीं किया गया था, उसके बाद में जो कार्रवाई हुई हैं उस कार्रवाई के आधार पर कहना होगा कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर ऐसे जो व्यापारी हैं जो किसानों की फसलों को तो खरीदते हैं पर लेकिन कम से कम उनकी फसल का दाम देने से कतराते हैं या फिर फसल का दाम देने के दौरान इस तरीके की गड़बड़ी करते हैं, कम से कम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तीनों उदाहरण कम से कम इसकी मिसाल पेश करते हैं। गिरफ्तारी जरूर इस पूरे मामले में 2 मामले में नहीं हो पाई और ये उम्मीद की जा रही है कि कम से कम जल्द गिरफ्तारी होगी और बाकी के बचे हुए जो किसान हैं उनको भी जल्द न्याय मिलेगा। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक ली है। बैठक में उन्होंने कहा है कि आदिम जाति मंत्रणा परिषद का नाम अब जनजाति मंत्रणा परिषद होगा और इस मौके पर जानकारी दी गई कि विभाग की ओर से जनजातीय जनजीवन पर केंद्रित एक नवीन संग्रहालय शहडोल संभाग में शुरू किया जाएगा। इसके लिए उमरिया या पास के ही किसी उपयुक्त स्थान का चयन किया जाएगा। वर्तमान में विभाग का इस तरह का संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि ये अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि नए कब्जे ना हो। दिसंबर 2006 के पहले के कब्जाधारियों को वनाधिकार के पट्टे दिए जाएं। जनजाति वर्ग की युवतियों से विवाह करके उनकी भूमि पर कब्जा करने की मंशा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
और मध्य प्रदेश सरकार के एंटी माफिया कैंपेन के तहत कार्रवाई जारी है। मुरैना प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरसा थाना इलाके में नशा तस्करों के अवैध कमाई से बनी संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया है। अटेर रोड की 18 दुकानों पर बुलडोजर चला है। आरोपियों ने गांजा तस्करी की कमाई से संपत्ति बनाई थी। वहीं इंदौर के छतरीपुरा थाने क्षेत्र में लिस्टेड बदमाश मोइनुद्दीन के अवैध मकान पर निगम ने कार्रवाई की। इस दौरान निगम की टीम के साथ बदमाशों के परिवार के लोगों का विवाद भी हुआ। इंदौर के ड्रग्स वाली आंटी और प्रीति जैन के बेटे यश जैन के खिलाफ पुलिस ने कॉलेज की एक युवती की शिकायत पर रेप की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही यश के एक साथी और पब संचालक अकमल हैदरी के खिलाफ भी रेप का मामला दर्ज किया है। दरअसल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने थाने में शिकायत की है कि वो एक और उसके दोस्त उसको पार्टी में ले गए। वहीं यश और उसके साथी ने उसे ड्रग्स दिया और नशे की हालत में उसका अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो के आधार पर दोनों आरोपी उसे ब्लैकमेल करते थे, अलग अलग पबों और पार्टी में ले जाकर उसके साथ रेप करते थे। फिलहाल आरोपी यश जैन फरार है। पुलिस ने उसके खिलाफ 20,000 का इनाम घोषित किया है। विजयनगर थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसा आपने देखा है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद ये युवती सामने आई है। अगर इस तरह के और भी कोई प्रकरण सामने आएंगे तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। ड्रग्स वाली आंटी और प्रीति जैन मामले में इंदौर पुलिस को शहर के 10 और ड्रग्स पेडलर के नाम मिले हैं जो शहर में ड्रग्स के अवैध नेटवर्क को खड़ा कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने राऊ इलाके के एक पब संचालक अकमल हैदरी को गिरफ्तार किया है। वह एबी रोड स्थित एक मॉल में पब में ड्रग्स सप्लाई करता था। रईसजादे शहर के भारी इलाकों में रेव पार्टी का आयोजन रखते थे। खबर यह भी है कि इन पार्टियों में मॉडल्स, लड़कियां और नशा सप्लाई किया जाता था। पुलिस को इस मामले में एक दूसरे पब संचालक की भी तलाश है। इधर पुलिस ने आंटी के बेटे यश जैन पर 20,000 का इनाम घोषित किया है। डीआईजी के मुताबिक पुलिस ने ड्रग्स रैकेट से जुड़े लोगों के ग्रुप और कोडवर्ड को डिकोड कर लिया है, जिसके आधार पर अब आरोपियों के गिरबान तक पहुंचने वाली है पुलिस। मुख्य तौर पर इस पूरे मामले में दो जो आरोपी जो पकड़े गए हैं, दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक का एमडीएक्स का मुख्य तौर पे उसका क्रय विक्रय और इसको सेल करने का, पैडलिंग का इसमें मुख्य आरोप है और उसकी पुष्टि हुई है। और दूसरा जो एक ग्रुप है जो इसमें जुड़ा हुआ है, उसका कोकीन से जुड़े हुए मामलों में जो लोग अपनी कोड वर्ड में कोक कह के इसका प्रयोग करते थे। इसका दोनों टीमें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही से जुड़ी हुई हैं। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्वरूप के सामने आने के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है और इस कड़ी में यूके के आने वाली उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है। इस बीच जबलपुर में यूनाइटेड किंगडम से आने वाली लोगों की पड़ताल की जा रही है। जिला प्रशासन ने ऐसे 10 यात्रियों की सूची तैयार की है जो हाल ही में ब्रिटेन से जबलपुर पहुंचे हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने ब्रिटेन से आने वाले लोगों की तफ्तीश कर उन्हें खोज निकाला है। ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों की लगातार निगरानी की है। यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। इसके लिए अलग से टीमें बनाकर काम किया जा रहा है। यूके से यात्री आए हैं और जैसा कि आप न्यूज़ में जानते हैं कि यूके में कोरोना की नई स्ट्रीम का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, तो वो यहाँ ना फैले और इसमें कोई ऐसा इशू ना आए, इसलिए उनकी जैसे ही जानकारी मिली है उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनकी सैंपलिंग का काम किया गया है। उनको होम आइसोलेशन में भी रखा गया है। अभी तक 10 लोग संज्ञान में आए हैं। और इधर महाकाल मंदिर परिसर में मिले एक और 1000 साल पुराने मंदिर का अवलोकन करने के लिए पुरातत्व विभाग की केंद्रीय टीम उज्जैन पहुंची है। विशेषज्ञों की टीम मंदिर परिसर में हर चीज़ का बारीकी से जायजा ले रही है। कोशिश की जा रही है कि वो किसी भी पुरातात्विक महत्व की धरोहर को नुकसान न पहुंचे। प्रारंभिक निरीक्षण के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंडल भोपाल के अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर पीयूष भट्ट ने बताया कि प्राचीन अवशेष की बनावट और उसकी नक्काशी देखकर ये 10वीं और 11वीं शताब्दी का मंदिर लग रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे उज्जैन और महाकाल से जुड़ा नया इतिहास पता चलेगा। केंद्रीय टीम में डॉक्टर पीयूष भट्ट और खजुराहो पुरातत्व संग्रहालय के प्रभारी के वर्मा भी शामिल हैं। मैंने पाया कि यहाँ पर निश्चित रूप से एक प्राचीन मंदिर के अवशेष जो हैं वो विद्यमान थे, जिसमें एक मंदिर के अधिष्ठान के पार्ट का जो वो दिख रहा है। हालांकि अभी निश्चित रूप से उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो एक वॉल, एक दीवार हम वहाँ पर दिखाई दे रही है,
और जब तक आगे इसकी खुदाई कंटिन्यू करेगी तब उसके कंटिन्यूशन में हम जाएंगे, तब जाके उसका पूरा प्लान पता चलेगा। और मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं के लिए रामायण यात्रा विशेष टूरिस्ट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेन 26 फरवरी 2021 से 3 मार्च तक 2021 तक चलाई जाएगी। इंदौर से रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालु भगवान राम के जीवन से जुड़े अधिकांश स्थलों को देख सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। इस सफर में श्रद्धालुओं के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। 26 फरवरी 2021 से 3 मार्च 2021 तक ये ट्रेन चलेगी। मकसद है कि मध्य प्रदेश से जो लोग पर्यटन को देखना चाहते हैं वो उससे यात्रा कर सकते हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि इसमें एक मैनेजर पूरी तरह से इसको मैनेज करेगा। और नए साल में शान भोपाल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने शान भोपाल के कोच में बदलाव किया है और उस ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को साइड लोअर बर्थ में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इस बदलाव से यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। यात्रियों के सफ़र काफ़ी आरामदायक होगा। रेलवे ने ट्रेन में नए LBH कोच लगाए हैं। अभी पुराने कोच में साइड लोअर बर्थ में फोल्डिंग वाली सीट होने के कारण सोते समय काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन अब भोपाल एक्सप्रेस के नए कोच में अतिरिक्त गद्देदार स्लाइडिंग बर्थ दी गई है। ये 6 फीट लंबा गद्देदार फोल्डिंग बेड है जिसे यात्री सोते वक्त लगा सकते हैं। कोरोना वायरस से हर क्षेत्र प्रभावित है। इंदौर का ड्रामा ड्रेस मार्केट पूरी तरह से ठप है। इस कारोबार से जुड़े व्यापारी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इन्हें 9 महीने बीत जाने के बाद भी राहत नहीं मिली है। ड्रामा ड्रेस मार्केट का जायजा लिया हमारी संवाददाता शालिनी हार्डिया ने। मैं मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर शहर में मौजूद हूँ। रामबाग स्थित आपकी दुकानों का नज़ारा देख रहे होंगे। ये रेडीमेड ड्रामा का एक बड़ा मार्केट है जहाँ पर ड्रामा से संबंधित हर एक प्रकार की ड्रेस जो है वो रौनक बढ़ाने का काम करती थी। चूँकि क्रिसमस भी आ रहा है और क्रिसमस पर हर बार बच्चों से लेकर बड़े हर कोई यहाँ पर जो क्रिसमस की ड्रेसेस हैं वो खरीदने के लिए आते थे। ख़ास तौर पर बच्चे हो या बड़े, हर कोई जो है क्रिसमस की ड्रेस को पहनना ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन इस बार चूँकि चर्च बंद रहने वाले हैं क्रिसमस पर, ऐसे में जो बाज़ार हैं वहाँ पर वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ स्कूल में इस समय होता था एनुअल फंक्शंस का, जहाँ पर बहुत सारे ड्रामे होते थे, डांस होता था और बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस नज़र आती थी। ड्रामा ड्रेसेस का एक बड़ा क्रेज़ रहता है और इंदौर में एक बड़ा मार्केट भी है। लोग आसपास के जिलों से आके भी खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि कब तक उभरने की स्थिति है, क्योंकि बाकी उद्योग धंधे तो फिर भी धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। ये आपका कहना सही है, लेकिन बात यह है कि जब तक कि मार्केट में लोगों के अंदर ये भावना नहीं आए कि भाई हम पहन सकते हैं, हम लोग तो काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉश भी कर रहे हैं, टाइमिंग भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर से जो एक डर है वो ख़त्म नहीं होगा। मेरे को लगता है उसके बिना हम लोगों का काम अभी थोड़ा दिक्कत वाला ही है। अच्छा, सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस की इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई इसे खरीदने आता है। क्या इस बार वो लोग पहुंच रहे हैं क्या? नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई आ भी नहीं रहा है, ना कोई देखने आ रहा है। इसी वजह से तो हम लोगों ने शो भी नहीं की ये ड्रेस। तो देखिए, जो बाज़ार, जो दुकानें हमेशा से ही इस सीज़न में गुलजार रहती थी, आज वो बहुत ज़्यादा वीराने में तब्दील हो चुकी है। आलम यह है कि एक भी कस्टमर यहाँ पहुँच नहीं रहा है। क्रिसमस पर सबसे ज़्यादा सेंटा क्लॉज के ड्रेसेस की डिमांड होती थी, लेकिन अब वो ना के बराबर नज़र आ रही है और एनुअल फंक्शन स्कूल में, कॉलेजेस में नहीं हो रहे हैं, जिसका विपरीत असर भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हार्डिया, IBC 24। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।